बार फिर से आपका स्वागत है और बड़ी खबरों का रुख करेंगे। सरकार ने अब तक 11.25 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट टैक्स वसूला है और ये पिछले साल के मुकाबले 18% ज्यादा है। 2.3 लाख करोड़ का रिफंड भी जारी कर दिया है और केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से 10 अक्टूबर तक 11.25 लाख करोड़ रुपए का नेट डायरेक्ट टैक्स वसूला है। इसमें कॉर्पोरेट टैक्स की अगर बात करते हैं तो कॉर्पोरेट टैक्स 4.94 लाख करोड़ रुपए है और पर्सनल इनकम टैक्स की बात करते हैं तो यह है 5.98 लाख करोड़ रुपए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक साल पहले इसी समय यानी कि 10 अक्टूबर 2023 के करीबन 9.51 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया था। सालाना आधार पर इसमें 18.5% की लगभग बढ़ोतरी हुई है। मतलब ये मानकर चले कि पिछले साल के मुकाबले 10 या 12 इसी या 10 या 11 इसी तारीख के बीच में अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये पिछली बार के मुकाबले लगभग 18.5% ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 8 सप्ताह में पहली बार गिरा। 701 बिलियन डॉलर पर आया है गिरकर। बीते हफ्ते रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा था, लेकिन ये ऐसा मौका 8 हफ्ते में पहली बार है कि विदेशी मुद्रा भंडार गिरा हो और 701 बिलियन डॉलर पर ये गिरकर आ चुका है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात सोने चांदी के दाम की करेंगे, जिसमें तेजी देखने को मिली है। सोना 785 बढ़कर 75,623 हो गया है। चांदी की बात करें तो 1,610 रुपए महंगी हुई है और अब जो चांदी के रेट हैं 89,963 रुपए प्रति किलो बताए जा रहे हैं। तो इस तरह से जो सोने चांदी के दाम हैं उनमें इजाफा देखने को मिला है। और देखिए अखबारों में भी इसका जिक्र किया गया है। आभूषण विक्रेताओं की ताजा दिवाली से शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने का जो भाव है 1,150 रुपये बढ़कर 78,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है और इस तरह सोने का भाव अपने उच्चतम स्तर के करीब है। और चांदी का अगर यहाँ जिक्र करें तो चांदी की कीमत 1,500 रुपये की उछाल के साथ 93,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। खबरों में आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान हो चुका है। बुमराह बने उप कप्तान और जुरेल की वापसी इसमें हुई है, तो ये बड़ी जानकारी है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया। जसप्रीत बुमराह को उप कप्तानी की जिम्मेदारी मिली है, तो ध्रुव जुरेल की जो टीम में वापसी हुई है। बीसीसीआई ने शुक्रवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है और टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने वाले ज्यादातर खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया है। ध्रुव जुरेल की फिर से इसमें यानी कि टीम इंडिया में वापसी हुई है और मेंस चयन समिति ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी तीनों मैच की टेस्ट सीरीज के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम चुनी है और कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में 16 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 3 टेस्ट मैच खेला जाएगा और जसप्रीत बुमराह को फिर से उप कप्तानी की जिम्मेदारी इसमें सौंपी गई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने लगाई है जीत की हैट्रिक, पाकिस्तान को 9 विकेट से रौंदा। सेमीफाइनल की और करीब पहुंची है टीम। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 9 विकेट से हराया है। महिला T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में लगभग जगह पक्की हो चुकी है। एशले गार्डनर ने 4 विकेट लिए। ये जानकारी है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक जीत पर उम्मीदें टिकी हुई है। विमेंस T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से एक जीत दूर है भारत। 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला होगा। पिछले 2 नॉकआउट इनसे ही हारे हैं। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल स्पॉट कंफर्म करने के लिए भारत के पास अब एक मैच बचा है। ये मुकाबला 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 13 अक्टूबर को होना है। आपको बता दें, जीतने पर टीम इंडिया टॉप 4 में पहुंच जाएगी। अगर भारतीय आखिरी मैच नहीं जीत सकी तो टीम के सेमीफाइनल्स में पहुंचने की उम्मीदें कम हो जाएंगी। फिर टीम को न्यूजीलैंड के आखिरी मैच में हारने की दुआ करनी होगी। दरअसल टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 8 मैच ही हारे हैं, इनमें से 2 मैच भारत ने हराए हैं। आपको बता दें, भारत ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के दोनों दफा ग्रुप स्टेज में हराया है, लेकिन विमेंस टीम इंडिया ने पिछले दोनों नॉकआउट मैच ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। टेस्ट में पहली बार 500 रन बनाकर पारी से हार। पाकिस्तान ने 556 रन बनाए थे, इंग्लैंड ने 823 बनाए थे, पाक 220 पर ऑल आउट। और आपको ये बता दें कि WTC रैंकिंग में पाकिस्तान 9वें नंबर पर पहुंच गया। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार कोई टीम 500 से ज्यादा रन बनाने के बाद भी मैच हार गई। ये रिकॉर्ड बना पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच मुल्तान में खेले गए टेस्ट मैच में। इस टेस्ट में पाकिस्तान ने पहली पारी में 556 रन बनाए। इसके बाद इंग्लैंड की पारी शुरू हुई। हैरी ब्रुक के तिहरे और जो रूट के दोहरे शतक की बदौलत इंग्लैंड ने 823 रन बनाए। पाकिस्तान पर इंग्लैंड ने 267 रन की बढ़त ले ली। पाकिस्तान दूसरी पारी में 220 रन पर ऑल आउट हो गए। इंग्लैंड ने ये मैच पारी और 47 रनों से जीत ली। 1877 में पहली बार
आधिकारिक टेस्ट ये पहला खेला गया था। उसके बाद पहली बार कोई टीम इस तरह से हारी है। पाकिस्तान की टीम होम ग्राउंड में पिछले 44 महीनों से कोई टेस्ट मैच नहीं जीत पाई है। मुल्तान टेस्ट जीतकर इंग्लैंड ने 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। बढ़ते खबरों में आगे, और 27 साल बाद टेस्ट में 800 प्लस रन बने, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। 2 इंग्लिश बैटर्स ने 250 प्लस रन बनाए और ब्रुक ने सेकंड फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी लगाई। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच खेला गया मुल्तान टेस्ट रिकॉर्ड ब्रेकर रहा और इस मुकाबले में पाकिस्तान पहली पारी में 556 रन बनाने के बाद भी पारी से हार गया। 147 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ और 7 अक्टूबर को जब पहला टेस्ट शुरू हुआ था तो मामला बराबरी का था। पाकिस्तान ने करीब 150 ओवर बैटिंग कर 556 रन बनाए। तब लगा कि फ्लैट पिच पर मैच ड्रॉ हो जाएगा। फिर इंग्लैंड ने भी 150 ओवर की बैटिंग की लेकिन 823 रन बना डाले और इंग्लैंड से जो रूट ने 262 और हैरी की अगर बात करें तो 317 रन बना दिए। और 147 साल के क्रिकेट इतिहास में इंग्लैंड ने पहली बार ही 2 बैटर्स ने एक ही पारी में 250 प्लस की स्कोर बनाए। पहली पारी में 267 रन की बढ़त के बाद इंग्लैंड ने पाकिस्तान के 152 रन पर ही 6 विकेट गिरा दिए। आगे बढ़ते हैं। जयपुर में पहली बार एक अनोखी ठगी देखने को मिली। पोर्टल से एफआईआर चुरा था, 7 आईडी से 122 एफआईआर चुराई। पुलिसकर्मी बन पीड़ित और आरोपी को ये ठगा करता था। तो ये अपने आप में जयपुर में एक अनोखी ठगी का मामला सामने आया जब कोई पोर्टल से ही एफआईआर को चुरा रहा था। 7 आईडी से 122 एफआईआर चुरा भी ली और फिर पुलिसकर्मी बन पीड़ित और आरोपी को ये ठगा करता था। चलिए आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने दशहरा की शुभकामनाएं दी हैं। दशहरा अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक, ये उनकी तरफ से एक्सपोस्ट में लिखा गया। प्रभु श्री राम सभी का कल्याण करें, ये एक्सपोस्ट के जरिए गृह मंत्री अमित शाह का एक्स पर पोस्ट आपको हम दिखा रहे हैं और उन्होंने समस्त देशवासियों को विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयदशमी का ये पर्व, उन्होंने कहा कि सभी को अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त कर धर्म और मानवता के मार्ग की प्रेरणा देता है। प्रभु श्री राम सभी का कल्याण करें, जय श्री राम। ये कहते हुए समस्त देशवासियों को गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को विजयदशमी पर्व की, दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी हैं, क्योंकि आज विजय पर्व यानी कि विजयदशमी आज मनाया जा रहा है और ऐसे में जगह जगह आज कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। लोखंडवाला में आज होगा श्रीदेवी चौक का अनावरण। दिवंगत अभिनेत्री के सम्मान में बीएमसी ने ये कदम उठाया। मुंबई नगर निगम बीएमसी ने मनोरंजन इंडस्ट्री की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं में से एक दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी के सम्मान में लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में एक जंक्शन का नाम उनके नाम पर रखने का ऐलान किया। ये कार्रवाई भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में श्रीदेवी के उत्कृष्ट काम करने के लिए एक स्थायी श्रद्धांजलि है। कार्यक्रम आपको ये बताएं कि आज शाम 6 बजे आयोजित किया जाएगा। बोनी कपूर और परिवार ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया है। बढ़ते खबरों में आगे, और हुबली दंगों से जुड़े मामले लिए गए वापस। कर्नाटक के सिद्धरामैया सरकार ने केस वापस लिया है। बीजेपी ने कर्नाटक सरकार पर आरोप लगाए आतंकवादियों का साथ दे रही कांग्रेस सरकार की बीजेपी का स्टेटमेंट। एआईएमआईएम के नेताओं पर लगा था दंगों का केस और मोहम्मद आरिफ समेत 138 लोगों पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा। 16 अप्रैल 2022 को भड़की थी यह हिंसा और सोशल मीडिया पोस्ट के बाद भड़की थी यह हिंसा। और आपको बताते चले कि अब इस पूरे मामले में जो जानकारी मिल रही है वो ये कि दंगों में 4 पुलिस अधिकारी भी इसमें घायल हुए थे और दंगाइयों ने आगजनी की थी, तोड़फोड़ भी की थी। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने इस पूरे मामले में केस वापस लिया है। आतंकवादियों का साथ दे रही है कांग्रेस सरकार, ये बीजेपी का स्टेटमेंट आया था। एआईएमआईएम के नेताओं पर दंगा जो था, दंगों का केस था। 16 अप्रैल 2022 को ये दंगा भड़की थी। और देखिए, नासिक की आर्टिलरी स्कूल में हादसा हुआ है। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। 2 अग्निवीरों की इसमें मौत भी हो गई है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश इसमें दिए गए हैं। अभ्यास के दौरान में दरअसल यह हादसा हुआ। तो नासिक आर्टिलरी स्कूल में एक हादसा हो गया जिसमें 2 अग्निवीरों की जान चली गई है और इस पूरे मामले में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। अभ्यास के दौरान में दरअसल ये हादसा हुआ। नासिक आर्टिलरी स्कूल में हादसा जिसमें 2 अग्निवीरों की जान चली गई है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश हो चुके हैं। हुआ ये कि अभ्यास जारी था और इसी अभ्यास के दौरान में हादसा हुआ जिसमें 2 अग्निवीरों की जान जा चुकी है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए जा चुके हैं।
बिल्कुल, न्यूज़पेपर्स में भी इसका जिक्र है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में तोपखाना परिसर में गुरुवार को अभ्यास के दौरान गोला फटने से 2 अग्निवीरों की मौत हो गई। उनकी पहचान भी हो गई है। एक की उम्र 20 साल, एक की उम्र 21 साल है। सेना ने घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। दोनों अग्निवीर हैदराबाद से नासिक के देवलाली में आर्टिलरी स्कूल में प्रशिक्षण के लिए आए हुए। चलिए आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आरएसएस को शुभकामनाएं दी। स्थापना दिवस चूंकि आज है, आरएसएस को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं, ये कहते हुए अमित शाह नजर आए। सभी स्वयं सेवकों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। आरएसएस समाज सेवा के कार्यों को गति दे रहा है, देशभक्त का निर्माण कर रहा है आरएसएस, ये उनकी तरफ से कहा गया, क्योंकि अमित शाह खुद आरएसएस से निकले हुए ही दिग्गजों में शुमार है और ऐसे में ये एक्स पर पोस्ट उनकी तरफ से किया गया है। तो देखिए, गृह मंत्री की तरफ से पोस्ट करते हुए लिखा गया, अनुशासन और देशभक्ति के अद्वितीय प्रतीक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी स्वयंसेवकों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पोस्ट के जरिए गृह मंत्री लिखते हैं और वो कहते हैं कि अपनी स्थापना से ही भारतीय संस्कृति की रक्षा और युवाओं को संगठित कर उनमें राष्ट्रभक्ति के विचारों को सींचने का आरएसएस उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। एक तरफ आरएसएस समाज सेवा के कार्यों को गति देकर हर वर्ग को सशक्त बना रहा है, तो दूसरी तरफ शैक्षणिक प्रयासों से देश हित के प्रति समर्पित देशभक्तों का निर्माण कर रहा है। साथ ही उन्होंने एक फोटो भी शेयर की है, एक वीडियो शेयर गृह मंत्री की तरफ से की गई है। ये पोस्ट करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर अनुशासन और देशभक्ति के अद्वितीय प्रतीक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी स्वयंसेवकों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वो इस पोस्ट के जरिए भी इसी बात का जिक्र करते हैं और आरएसएस के बारे में बताते हैं। तो ये पोस्ट इस वक्त आप देख रहे हैं, गृह मंत्री की तरफ से पोस्ट की गई है और आरएसएस को स्थापना दिवस की शुभकामना देते हुए गृह मंत्री। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने भी आरएसएस को शुभकामनाएं दी हैं। 99वां स्थापना दिवस है आरएसएस का। इस मौके पर एक तरफ जहां अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं, सबसे पहले नागपुर की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाई रहे हैं, जयपुर की तस्वीरें भी आपको दिखाई, और इस बीच अमित शाह ने भी बधाई दी है, एक्स पर किया है पोस्ट और स्थापना दिवस की शुभकामनाएं उनकी ओर से दी गई हैं। और देखिए, इस खबर से आगे बढ़ते हुए अगर अखबारों का रुख करें तो अखबार में एक अहम खबर है और ये खबर है अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कह रहे हैं भारत को लेकर, इससे जुड़ी खबर है। हेडलाइन है, ट्रंप ने चेताया सत्ता में लौटा तो भारत पर 2 गुना टैक्स लगाऊंगा। हालांकि एक बात वो ये कहते हैं, दूसरी बात वो ये कहते हैं मोदी बड़े नेता हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पर वो टैक्स कम नहीं करते हैं। डेट्रॉइट की सभा में ट्रंप ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े नेता हैं, एक नेता के रूप में वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। मोदी के प्रयासों के कारण भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो बेहतर हुए हैं। ट्रंप ने चुटकी भी लेकिन इस दौरान में ली, उसके बावजूद भी मोदी टैक्स में कोई कमी नहीं करते हैं। ट्रंप ने मोदी की 2019 की ह्यूस्टन यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि हाउडी मोदी इवेंट के दौरान उन्हें लोगों का अपार समर्थन भी मिला था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेताया कि सत्ता में लौटा तो मैं भारत पर 2 गुना टैक्स लगाऊंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी ट्रंप ने कहा कि चीन 200% टैक्स वसूलता है, ब्राजील भी मोटा टैक्स लेता है, लेकिन प्रमुख देशों में भारत सबसे ज्यादा टैक्स वसूलता है। डेट्रॉइट में चुनावी सभा में आर्थिक नीति पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी लोगों को फिर संपन्न बनाने के लिए भारत जैसे देशों पर जवाबी टैक्स लगाना जरूरी है। ट्रंप ने कहा, हार्ले डेविडसन कंपनी ने भारत में व्यापार को लेकर मुझे बताया था कि भारत में 150% तक टैक्स के कारण बहुत कम ही बाइक बिकी हैं। और इसके अलावा देखिए, एक और बड़ी दिलचस्प बात है, आप जानते हैं कि दिल्ली में ये जो फ्री रेबड़ी वाले कल्चर जिसका जिक्र बार बार होता है, जिसको फ्रीबीज कहते हैं, ट्रंप ने कहा कि बिजली की दरें हम यहां पर भी आधी कर देंगे। अब केजरीवाल को मौका मिला, उन्होंने तुरंत से लपक लिया और वो कहते हैं फ्री की रेवड़ी देखिए अमेरिका भी पहुंच चुकी है। जाहिर तौर पर यहाँ पर देखिए ये फ्रीबीज का जिक्र बार बार हो रहा था, लेकिन अमेरिका में भी अब अगर बिजली की दरें आधी करने की बात हो रही तो जाहिर तौर पर अब यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को तो उसको भुनाना ही था। ट्रंप ने डेट्रॉइट के अपने भाषण में राष्ट्रपति बनने के बाद 1 साल में बिजली की दरें आधी करने का वादा किया, तो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने तंज कसा, फ्री रेवड़ी अब अमेरिका पहुंच गई है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अब तो ट्रंप भी बिजली की दरों में कटौती का वादा करने लगे हैं। बता दें कि केजरीवाल के विरुद्ध दिल्ली में मुफ्त बिजली पानी को मुफ्त की रेवड़ी बताते हैं। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। पहली बार 4 संसदीय पैनल में 9 महिलाएं हैं। विदेश मामलों की कमेटी में 6 महिलाएं हैं। सभी दलों ने महिलाओं को आगे बढ़ाया है। 2 समितियों में अध्यक्ष का पद भी संभाल रही हैं। कंगना रनौत संचार और आईटी समिति में हैं। तो पहली बार ये ऐसा मौका है जब 4 संसदीय पैनल में कुल 9 महिलाएं हैं जो कि शामिल हैं। कंगना रनौत का नाम इसमें शामिल है जो कि संचार और आईटी समिति में शामिल हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। हजारों नर कंकालों वाली गुफा मिली है। उत्तराखंड में नेपाल बॉर्डर पर यह गुफा पाई गई है। 8वीं शताब्दी के पहले के यहाँ पर अवशेष हो सकते हैं। इतिहास के रहस्य से अब पर्दा उठ जाएगा। आदि कैलाश रूट पर काली नदी के पास ये गुफा पाई गई है, जिसमें कार्बन डेटिंग और डीएनए जांच से ही अब खुलासा हो पाएगा। हजारों नर कंकाल वाली ये गुफा यहाँ पर मिली है। हालांकि अब कार्बन डेटिंग से ही इसके बारे में और ज्यादा पता चल पाएगा। बढ़ती खबरों में आगे, जम्मू कश्मीर में करोड़पति विधायक 9% बढ़े। 90 विधायकों में से 76 करोड़पति हैं और इनमें से 9 विधायकों पर आपराधिक मुकदमे। एक रिपोर्ट यानी कि एडीआर की रिपोर्ट में ये पूरी जानकारी सामने आई है, जिसमें जम्मू कश्मीर में करोड़पति विधायक 9% बढ़े। एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक 90 विधायकों में से 76 करोड़पति हैं और साथ ही साथ इनमें से आपको बताते चले कि 9 विधायकों पर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज है। एडीआर की रिपोर्ट में ये पूरी जानकारी सामने आई है। और चलिए आगे बढ़ेंगे और बात होगी वडोदरा गैंगरेप केस की। नगर निगम का एक्शन इसमें देखने को मिला है। आरोपी के घर की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई। आरोपी के घर का पानी कनेक्शन भी काटा गया। एक्शन पर वीएमसी का स्टेटमेंट है, आरोपी ने निर्माण की परमिशन नहीं ली थी। जब एक्शन लिया गया तो उसके बाद ये लॉजिक दिया गया, नगर निगम के एक्शन पर जवाब ये दिया गया कि क्योंकि परमिशन नहीं ली गई थी इसलिए ये एक्शन लिया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। देश में बढ़ सकते हैं घरों के दाम, ये जानकारी है। दुनिया के ट्रेंड से संकेत हैं। भारत में 5 साल में घरों के दाम 18% बढ़े हैं और बाकी दुनिया में 31% दाम बढ़े हैं। तो देश में अभी और दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की बात करें तो उसकी तुलना में भारत में कम दाम बढ़े हैं, मात्र 18%। और पूरी दुनिया में 31% बढ़े हैं दाम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात फैक्ट फाइल की करते हैं और आज फैक्ट फाइल में हम बात करेंगे निदा फाजली की। यादों में शायर और गीतकार निदा फाजली, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। फिल्मों के लिए कई इनके हिट गाने रहे हैं जो इन्होंने लिखे हैं। काव्य संग्रह की बात करें, लफ्जों के फूल, सफर में धूप तो होगी ही। साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित ये किए गए और साथ ही 2013 की बात करें तो पद्मश्री अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया था। तो आज फैक्ट फाइल में हम बात कर रहे हैं शायर और गीतकार निदा फाजली की और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। 2013 में पद्मश्री अवार्ड से भी ये नवाजे गए।